वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे और मेरे प्रीवियस वीडियो को आप लोग जरूर देखे होइएगा। तो आज सावन का फर्स्ट सोमवारी है, तो मेरे तरफ से सावन की फर्स्ट सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताया था। तो आज का मेरा लेक्चर होगा लेक्चर 3 होगा। इसके कल वाला जो लेक्चर था वह क्या था, लेक्चर 2 था। तो लेक्चर 3 में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ वेक्टर बताऊंगा, यानी कि वेक्टर के कितने प्रकार होते हैं उसको बताऊंगा। तो सबसे पहले यानी वेक्टर का ये मेरा क्या है, फर्स्ट टाइप है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। यानी कहने का मतलब है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का डिफिनीशन हो जाएगा ए वेक्टर व्हिच इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर। यानी कहने का मतलब है, मैंने कल आप लोगों को बताया था इनिशियल पॉइंट क्या होता है और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है। तो अगर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही बिंदु हो, यानी दोनों क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो क्या होता है, यानी कि उसे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा क्या है, जैसे वेक्टर है, ये क्या है, मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये ए है, ये क्या है, ये बी है। तो अगर इनिशियल पॉइंट ये क्या हो गया, मेरा टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो अगर ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु हो तो क्या होगा, यानी कि वह जीरो वेक्टर होगा या नल वेक्टर होगा। नल वेक्टर जीरो वेक्टर का सेकेंड नेम है। तो अब यह क्या है, मेरा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन क्या होगा, यानी कि ए वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। यानी कि वैसा वेक्टर, यानी जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालने पे उसका परिमाण क्या आए, इकाई आए, यानी 1 आए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यानी ए मेरा क्या है, कोई पोजीशन वेक्टर है, तो इसको हम डिनोटेड बाई यानी ए पे कैप मान लेते हैं। मेरा ये कोई क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए पे कैप हो जाएगा। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, यानी यूनिट वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, यानी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यानी कि यही मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर निकालने का यानी फॉर्मूला है। तो ये मेरा क्या रहा, यानी कि अब इसके बाद और टाइप्स है उसको मैं बताऊंगा। यानी कि अभी मैंने आप लोगों को यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन बताया है, तो आइए यूनिट वेक्टर को हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो आइए, यानी कि कह रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, इतना, यानी ये मेरा कोई वेक्टर है, यानी कि इसका क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एज गिवन वेक्टर, यानी कि मेरा एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, यानी आई कैप जे कैप 2k कैप। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा रूट अंडर इसके कोफिशिएंट, यानी 1 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया है कि यूनिट वेक्टर, अब इसका निकालेंगे, जब यूनिट वेक्टर को हम एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वेक्टर मेरा क्या है, यानी कि आई कैप जे कैप 2k कैप बटा, यानी रूट अंडर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी अभी मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट 6 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 6 जे कैप फिर प्लस 2 बाई रूट 6 के कैप। यानी कि यही मेरा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर का यानी
यूनिट वेक्टर हुआ, तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को थर्ड नंबर टाइप बता रहा हूं। तो आइए, यानी कि ई 3 नंबर टाइप से ये क्या है, 4 नंबर टाइप से है। तो 3 नंबर टाइप में कह रहा है को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, यानी को इनिशियल वेक्टर वेक्टर का ही टाइप्स है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, आइए देखते हैं। टू या मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स, यानी कि वैसा वेक्टर, यानी वे दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, एक ही बिंदु हो। यानी कि मान लेते हैं ए मेरा कोई वेक्टर है, फिर बी मेरा कोई वेक्टर है, दोनों का यानी इनिशियल पॉइंट क्या है, यानी सेम है। तो ए और बी क्या हो जाएगा, को इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। तो इसीलिए लिखेंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल टर्मिनल, सॉरी इसको हम इनिशियल पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट। फिर बी के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों का क्या है, यानी कि इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ए और बी क्या हो जाएगा, को इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 नंबर में क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, टू वेक्टर्स A vector and B vector are said to be collinear if both are parallel। and 2 नंबर में कह रहा है कि A vector is equal to lambda B vector या B vector is equal to lambda A vector। अगर मान लेते हैं दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर इस दोनों रूल का पालन करता है, तो वह दोनों वेक्टर क्या होता है, यानी कोलिनियर वेक्टर होता है। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को यानी कि टाइप्स 5 और 6 बता रहा हूं। यानी क्या है मेरा, यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर का 5 नंबर टाइप से क्या है, 6 नंबर टाइप से। तो 5 में कह रहा है कोप्लेनर वेक्टर, यानी कोप्लेनर वेक्टर का मतलब होता है समतलीय सदिश। तो आइए कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है इसको जानते हैं। टू या मोर वेक्टर्स आर साइड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई ऑन दी सेम प्लेन, यानी दो या दो से अधिक वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे, यदि सभी वेक्टर एक ही यानी प्लेन में क्या करता है, लाई करता है। तो यानी कि ये रहा मेरा क्या, कोप्लेनर वेक्टर। यानी कोप्लेनर वेक्टर का मतलब हुआ, जैसे मान लेते हैं मेरा कोई प्लेन है, इस सब वेक्टर क्या एक ही प्लेन में लाई करता है, तो क्या हुआ मेरा कोप्लेनर वेक्टर हुआ। अब यहाँ क्या हुआ, इक्वल वेक्टर्स, यानी टू या मोर वेक्टर्स आर साइड टू बी इक्वल इफ बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी यहाँ दो लिखे हुए हैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर साइड टू बी इक्वल इफ बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन इसका परिभाषा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू या मोर वेक्टर्स आर साइड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि दो या दो से अधिक वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी मैग्नीट्यूड बराबर हो और उनका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो वह क्या होगा, यानी कि इक्वल वेक्टर्स होगा। मान लेते हैं ए मेरा कोई वेक्टर है, फिर बी मेरा क्या है, बी भी मेरा कोई वेक्टर है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो अगर हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि इक्वल होगा, तब वह क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर्स कहलाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद यानी कि आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर इंड हुआ, और मैं इसके बाद आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन दूंगा, तो इसको आप लोग लिखिए। यानी क्या है मेरा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर
यानी कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि इसको क्या करना है, ग्राफ पे हमको रिप्रेजेंट करना है। तो मान लेते हैं ये मेरा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, इधर क्या होता है, ऊपर को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे को साउथ बोलते हैं। अब यहाँ 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट और क्या करना है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ पोल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 40 डिग्री डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मान लेते हैं वो मेरा क्या है, ओरिजिन है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, तो यहाँ क्या 40 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ क्या है, ए है, तो ये क्या करता है, यानी नॉर्थ पोल से क्या करता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यानी कि यहाँ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हुआ कि ईस्ट साइड के, यानी नॉर्थ पोल से बनाना है 30 डिग्री एंगल। अगर मान लेते यहाँ अगर वेस्ट कर देता तो हम क्या, इधर फिगर बनता, यानी अगर वेस्ट करता तो ऐसे फिगर बनता, यानी इधर 30 डिग्री बन जाता है, ये क्या हो जाता है, 40 किलोमीटर हो जाता। बात समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ वेस्ट लिख देता तो फिगर मेरा क्या इधर बनता। तो इसको आप लोग लिखिए, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार उधर बनेगा, तो वही रहने दीजिए, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में बताया है। तो आप लोग इसको लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, यही आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ। यानी अगर एग्जाम में ऐसे दे रहा है तो इतना ही बना के छोड़ देना होगा। तो इसको आप लोग लिखिए, यानी कि आइए कि क्या है, यानी कि एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है क्लासिफाई दी फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स, यानी कहने का मतलब है जितना भी मेजरमेंट दिया गया है सबको स्केलर और वेक्टर्स में क्या करना है, यानी क्लासिफाई करना है, वर्गीकृत करना है। यहाँ 10 kg क्या है, मेरा द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, न कि डायरेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे हमने बताया था स्केलर के लिए क्या होता है, यानी स्केलर के लिए हमें क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। जब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या चाहिए हमको, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। यानी कि मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो उसे क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसको मैंने बताया था, तो इसी के आधार पे इसको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो 10 kg मेरा क्या है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान मेरा क्या होता है, यानी कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो मेरा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे 2 मीटर मेरा क्या है, स्केलर है, यानी मेरा मैग्नीट्यूड है, और नॉर्थ वेस्ट क्या है, मेरा डायरेक्शन है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया है। तो हमने बताया है कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वह क्या होता है, वेक्टर होता है। तो इसीलिए 2 नंबर मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए यानी 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री क्या है, एंगल है। तो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अगर इसी में डायरेक्शन दे देता तो क्या हो जाता, वेक्टर हो जाता। तो यहाँ डायरेक्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, यानी कि इसको हम स्केलर बोलेंगे, ये मेरा स्केलर होता है। फिर 40 वाट, यानी वाट क्या चीज का यूनिट होता है, पावर का। तो पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो वाट मेरा क्या है, ये स्केलर हो जाएगा। पावर मेरा क्या होता है, स्केलर होता है। अब यहाँ 10⁻⁻90 कूलम, यानी कि यहाँ चार्ज को रिप्रेजेंट, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, पावर है, यानी पावर में क्या इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ किसी भी यानी कि एलिमेंट के चार्ज को रिप्रेजेंट करना हो तो वहां पे डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। अब यहाँ देखिए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या चीज का यूनिट है, यहाँ एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं। अब आइए यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्लासिफाई दी फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, यानी सेम वही है। इसमें वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज को क्या करना है, वर्गीकृत करना है, यानी कि छांटना है। तो आइए यानी स्केलर के लिए क्या नियम होता है कि स्केलर के पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जबकि वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ तो यानी कि मैंने बता दिया है। अब यानी कि टाइम पीरियड आवर्तकाल, यानी कि टाइम पीरियड को यानी हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो मेरा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। अब यानी कि डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस मेरा क्या होता है, इसमें भी डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे ही डिस्टेंस में डायरेक्शन लगेगा तो वह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटीज होता है। जबकि यहाँ यहाँ डिस्टेंस मेरा क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटीज होता है। यही अगर डिस्प्लेसमेंट रहता तो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। फोर्स, फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब यहाँ देखिए, यहाँ एम क्या है, मेरा मास है। मास क्या है मेरा, कांस्टेंट, यानी कि मैग्नीट्यूड है। और ए मेरा क्या है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, वेक्टर होता है। तो इसीलिए यानी फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी भी, वेलोसिटी मेरा क्या होता है, वेलोसिटी यानी कितना, यानी कि मान लीजिए कोई व्हीकल्स है वह कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यानी कि वहां पे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, किसी ना किसी डायरेक्शन में वो क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए फिर मोमेंटम दिया है, तब P बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। P मेरा क्या है, मोमेंटम है। तो यहाँ m इंटू वी मेरा क्या है, यानी कि वेक्टर होता है। और m यानी मास, द्रव्यमान मेरा क्या होता है, स्केलर होता है। दोनों का जब प्रोडक्ट निकलेगा तो क्या निकलेगा, वेक्टर हो जाएगा। तो यानी मोमेंटम भी क्या होता है, वेक्टर होता है। अब यहाँ वर्क डन, वर्क डन मान लेते हैं हम कितना जूल वर्क किए। तो कहने का मतलब यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं। यानी कि मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यानी कह रहा है कि इन फिगर 10.6 आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग वेक्टर्स, यानी कि फिगर 10.6 में हमें क्या करना है, वेक्टर्स को यानी निम्नलिखित वेक्टर्स दिया गया है उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन वेक्टर्स, यानी अभी हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर बताया है। तो यहाँ दिया है को इनिशियल वेक्टर को आइडेंटिफाई करना है, फिर इक्वल वेक्टर को, फिर कोलिनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर जो दिया है इसको बताना है कि इसमें से कौन को इनिशियल वेक्टर है और कौन इक्वल वेक्टर है और कौन कोई कोलिनियर है बट नॉट इक्वल है। लेकिन यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि जो मेरा फिगर दिया हुआ है क्या है, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब होता है, तो स्क्वायर का प्रत्येक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे अभी हमने को इनिशियल वेक्टर का डेफिनेशन बताया है कि वैसा यानी वे वेक्टर, यानी दो या दो से अधिक वे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो वही क्या होता है, कोई इनिशियल वेक्टर होता है। तो यहाँ वेक्टर ए और डी का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, क्या हो जाएगा, यानी कि ए वेक्टर एंड क्या हो जाएगा, बी वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, कोई इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। फिर यहाँ कह रहा है कि इक्वल वेक्टर,
तो इक्वल वेक्टर का डिफिनीशन हमने बताया है कि दो या दो से अधिक वे वेक्टर जिनका यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, वह क्या होता है, इक्वल वेक्टर होता है। तो यहाँ देखिए वेक्टर ए और वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, तो ये इक्वल नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ वेक्टर डी और वेक्टर बी का देखिए डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसीलिए वेक्टर डी और वेक्टर बी क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो इक्वल वेक्टर नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर का प्रत्येक साइड इक्वल होता है, तो इसीलिए डी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। तो यहाँ पे डी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स, समझ में आ रहा है। फिर याद देखिए कोलिनियर बट नॉट इक्वल, यानी कोलिनियर वेक्टर, यानी कहने का मतलब, कोलिनियर कहने का मतलब हुआ कि मान लेते हैं ई वेक्टर है, कि क्या है, ए वेक्टर है, और क्या है माइनस ए कोई वेक्टर है, तो माइनस यहाँ ए है, ये क्या है, बी है, तो यहाँ माइनस ए इधर जाएगा, तो एक ही लाइन पे लाई करना चाहिए, क्या हो गया, माइनस ए वेक्टर हो गया, इसी को कोलिनियर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि क्या है, ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या है मेरा, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, यानी दोनों का डायरेक्शन अलग है, लेकिन दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पे हम कोलिनियर वेक्टर बट नॉट इक्वल वेक्टर अब बताना है। तो कोलिनियर बट नॉट इक्वल के लिए हो जाएगा, यानी कि इक्वल वेक्टर वह वेक्टर होता है जिनका डायरेक्शन क्या होता है, यानी कि सेम होता है, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए यानी कि कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो यानी वेक्टर ए और वेक्टर सी मेरा क्या है, डायरेक्शन अलग है, तो कभी भी इक्वल वेक्टर नहीं होगा। और रहा बात कोलिनियर का, तो कोलिनियर के लिए क्या होता है, यानी ए से बी मेरा कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, और यानी कि इसी वेक्टर, अगर मान लेते हैं माइनस ए कोई मेरा वेक्टर है, तो क्या होगा, यानी कि कोलिनियर का मतलब हो गया कि वैसा वेक्टर दोनों एक ही रेखा पे लाई करे, यानी माइनस ए वेक्टर दोनों क्या है, एक ही रेखा पे लाई कर रहा है। तो अगर सी वेक्टर को हम क्या करेंगे, यानी इसको लाके यहाँ रख देंगे, तो क्या इधर यानी कि क्या होगा मेरा सी वेक्टर बनेगा, तो ये क्या हो गया, यानी कोलिनियर हो गया, एक ही लाइन पे लाई करेगा, तो इसीलिए मेरा ए वेक्टर एंड क्या सी वेक्टर क्या हो जाएगा, आर, यानी क्या हो जाएगा मेरा ए वेक्टर और सी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर बट नॉट इक्वल वेक्टर हो जाएगा। तो इसको आप लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं। क्या है मेरा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। तो अभी मैंने टाइप्स ऑफ जो फैक्टर्स बताया है, अगर माइंड पे होगा तो इसको आसानी से आप यानी कि इसका आंसर दे सकते हैं। तो आइए यहाँ कह रहा है कि ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, यानी क्या है मेरा, ये बात सही है, ये क्या है, ट्रू है। यानी कहने का मतलब मान लेते हैं ए मेरा कोई वेक्टर है, ये मेरा कोई वेक्टर है, और माइनस ए मेरा कोई वेक्टर है, देखिए ना यहाँ माइनस ए मेरा कोई वेक्टर है, तो यहाँ क्या होगा, दोनों क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो यानी कहने का मतलब है ये बात मेरा क्या है, सही है। अब यहाँ देखिए 2 नंबर में 2 कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो हमने अभी कोलिनियर वेक्टर का डिफिनीशन बताया है कि दो वेक्टर जब पैरेलल होता है तो क्या होता है, वो कोलिनियर होता है। तो आइए यानी कि मान लेते हैं ये ई मेरा वेक्टर है और एगो मेरा ई वेक्टर है, तो क्या ये दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कभी इक्वल होगा, यानी वेक्टर ए है वेक्टर बी है, ये दोनों कोलिनियर हो जाएगा, इसको हम यहाँ रख सकते हैं। अब रहा बात ये दोनों का मैग्नीट्यूड कभी इक्वल होगा, नहीं होगा, तो इसीलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, यानी 2 नंबर फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए ये क्या है मेरा, ये ट्रू है। अब इसको देखिए यानी 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, यानी कहने का मतलब है मान लेते हैं यानी कि 2 वेक्टर्स है तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो क्या वो कोलिनियर होगा। तो आइए इसको भी हम देखते हैं,
मान लेते हैं मेरा ए कोई वेक्टर है और एक बी मेरा कोई वेक्टर है। तो अगर यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो क्या ये दोनों यानी कोलिनियर होगा, यानी ये कभी नहीं होगा, ये क्या है, फॉल्स है। यानी अगर यहाँ डायरेक्शन फिक्स किया रहता तब जाके क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। तो ये मेरा यानी कि स्टेटमेंट 3 भी क्या होगा, फॉल्स होगा। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। मान लेते हैं दो को कोलिनियर वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो क्या हुआ, यानी क्या दोनों इक्वल होगा। तो मान लेते हैं मेरा कोई वेक्टर ए है और कोई मेरा वेक्टर बी है, तो दोनों का यानी मैग्नीट्यूड यानी सेम है। अब यहाँ कह रहा है कि क्या ये दोनों इक्वल होगा। तो हमने बताया है कि दो को वेक्टर कब इक्वल होता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो अगर ऐसे हम यानी यहाँ डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया हुआ है तो यह स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद यानी कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का यानी कि कंसेप्ट दूंगा। तो आज का लेक्चर मेरा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।